नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्वों के साथ आपका ये संविधान पॉलिटी संविधान का अगला क्लास शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए विशेषकर डिजाइन किया गया, मगर अन्य सभी के लिए भी उपयोगी है क्योंकि वे संविधान तो वही है। वीडियो नंबर 24 है। ठीक, हम फिर अभी भी देखिए, हम केवल भाग 5 में ही अभी भी हैं। भाग 5 में भी हम जिसको आप संघ बोलते हैं, केंद्र सरकार बोलते हैं, तो उसमें भी हम केवल अभी राष्ट्रपति जी में ही हैं। और राष्ट्रपति जी में भी आप जब पूरा राष्ट्रपति जी का 52 से लेकर 62 तक अनुच्छेद पढ़ लिए तो उसका अनुच्छेद 53 था, राष्ट्रपति जी की कार्यपालिक शक्तियाँ, जिसको आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि राष्ट्रपति जी की कार्यपालिक शक्तियाँ क्या होती हैं। तो सर उसी शक्तियों वालों में पहले ये देख लीजिए कि राष्ट्रपति की शक्ति का इससे पहले हम एक पार्ट पढ़े थे जिसमें हम उनकी पूरी कार्यपालिक शक्तियाँ पढ़ चुके हैं। 10 क्वेश्चन आएगा और उस कार्यपालिक शक्ति के बाद आज आप दूसरी शक्तियाँ का दूसरा वीडियो पढ़ने वाले हैं, अर्थात राष्ट्रपति की शक्ति से जुड़ा हुआ ही केवल दोस्तों ये आपका दूसरा वीडियो है। ऐसे में राष्ट्रपति जी से जुड़ा हुआ ये 5वां वीडियो होगा आपका, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। केवल राष्ट्रपति जी से जुड़ा हुआ ये 5वां वीडियो हो जाएगा और ऐसे में बोलेंगे तो इनकी शक्ति से जुड़ा हुआ ये दूसरा वीडियो है। सर इससे पहले जो शक्ति का वीडियो था उसमें हमने 7 शक्तियों को जाना था, कार्यपालिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, है ना भैया, आपकी न्यायिक शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, ये 7 शक्तियों को हमने जाना था। उसमें कि 7 शक्तियाँ होती हैं, उस 7 में हमने कार्यपालिक शक्तियों को अच्छे से पढ़ा था। ठीक, कार्यपालक के बाद दोस्तों आज आप दूसरी शक्ति पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक, चलिए इसको हम पढ़ना चालू करते हैं। और उससे पहले भी आपको बात क्या समझ में आ रही है, सर शक्तियों से इतना तोड़ तोड़ के मैं क्लास ले रहा हूँ तो इसका मतलब क्या कि क्वेश्चन पूछता ही है आपके एग्जाम में और आएगा ही आपके एग्जाम में। यही से वो कूट वाले क्वेश्चन बनते जो आपको लगता है यार इतना इस टाइप का क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। हम यूपीएससी थोड़े हैं, क्योंकि दोस्तों अब आपका पीएससी हो चाहे व्यापम, वो भी ये चाहता है कि आप रटे मत, महसूस करें, व्यवहारिक ज्ञान रहे आपको कि राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं, इसका व्यवहारिक ज्ञान हो। आप राष्ट्रपति बनेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, आपको इतना ज्ञान तो हो, बेसिक ज्ञान। ये उम्मीद करता है कोई भी विभाग आपसे, पीएससी या आपका वो व्यापक। समझ में आया बात? तो उसको गलत नहीं है। अगर पेपर का स्तर टफ हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप निम्न स्तर का पढ़ रहे हैं अभी भी। तो अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा कीजिए, अपने कुएं के मेंढक से कुएं से बाहर आइए और वास्तविक दुनिया को जानिए, तभी आप एग्जाम में सेलेक्ट होकर एक पद ले पाएंगे। चलिए आते हैं क्लास की ओर। मगर शक्तियों में पहुंचने से पूर्व हम पहुंचेंगे, शक्ति को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। मगर उससे पूर्व मैंने आपको बोला था हम टोटल सर संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेदों में बटे हुए हैं और सर 12 अनुसूची अलग से हैं। इन 22 भागों में सर मैंने आपको भाग 1 वाला यहाँ से लेकर ये वाला पूरा चार्ट रिविजन करवा चुका था, सर दूसरा चार्ट भी पूरा रिविजन करवा चुका था। आज मैं आपको बोला था यहाँ से क्या कि इस क्लास से आपको केवल एक यह भाग, इसका नाम और इसका अनुच्छेद आपको याद करना है। ठीक, समझ में आ गया? ताकि इस तरीके से हम पढ़ते पढ़ते जब 22वें तक पढ़ लेंगे तो उसके बाद उसको फिर तीनों चार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम हर क्लास में केवल एक चार्ट, दूसरे में दूसरा चार्ट, तीसरे में तीसरा चार्ट, फिर उसका फिर पहला चार्ट, फिर दूसरा चार्ट, फिर तीसरा स्लाइड, फिर पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, ऐसे एक साथ पढ़ते रहेंगे ताकि हमारा पूरा स्लाइड हमको कंठस्थ हो जाए। और स्लाइड में याद होने से फ़ायदा क्या है कि किस भाग में क्या नाम है उस भाग का, उसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, आपको ये सब पता होगा। अगर अभी आपसे पूछ लिया कि आपातकालीन प्रावधान किसमें, तो आप बता पाएंगे भाई भाग आपके 18 में है, भाग 18 में है आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360 है, ये आप बता पाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको इसका ज्ञान होना चाहिए ना, ये सब कैसे बता पाएंगे जब भाग, उसका नाम, उसका अनुच्छेद रटे हों तभी। यहाँ से भी क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं कि संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, भाग 18 में। संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद, भाग 18 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 352 से 360 तक है। तो उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, इसलिए सब पढ़ाना इतना ज़रूरी हो गया। ठीक, चलिए तो आपको एक बार दिखा दूँ झलक में कि भाग 1 से लेकर के 6 तक का आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर इसका दूसरा स्लाइड भी रिवाइज करवा देता हूँ, मगर हमको याद करेंगे केवल एक भाग तीसरे स्लाइड का। तो इसको रिविज़न कर लेते हैं, इसको तेज़ी से रिविज़न करेंगे, कोई दिक्कत डाउट लिए बना है। हर बार एक कहानी सुनाता हूँ, उसी कहानी से याद करना है कि सर हमारा भारत किसी न किसी निश्चित भू क्षेत्र को, किसी न किसी निश्चित भूमि क्षेत्र को तो आप अपना देश बोलते हैं ना। हाँ सर, तो किसी किसी निश्चित भूमि क्षेत्र को मेरा देश बोलता हूँ, तो उसी देश का संविधान आप पढ़ रहे हैं। तो सर जो निश्चित क्षेत्र है उसी क्षेत्र में तो भारत का संविधान लागू होगा, तो क्षेत्र है तो भाग 1 में होगा ना। इसलिए भाग 1 है संघ, राज्य और क्षेत्र, तो भाग 1 में है संघ, राज्य और उसका क्षेत्र। और कोई भी क्षेत्र चारों दिशाओं में बटा होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसलिए अनुच्छेद 1 से 4। सो उस क्षेत्र में वहाँ की जनता रहेगी जिससे आप नागरिक हैं, इसलिए भाग 2 हो गया नागरिकता। उस क्षेत्र में कोई नागरिक रहेगी, इस तरह भाग 2 हो गया नागरिकता। 5 से 11 सर जो नागरिक है उनको कुछ ना कुछ अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं, हाँ सर मिलना चाहिए, तो भाग 3 में हो गया मौलिक अधिकार। लीजिए अधिकार भी मिल गए नागरिकों को।
मैं आपको 12 से 35। सर जब उनको अधिकार मिला तो उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने लिए सरकार का निर्माण किया, है ना, ताकि वो नीति बनाए कुछ निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के। इसलिए सर आपको भाग 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। राज्य जब भी नीति बनाए, सरकार जब भी नीति बनाए, उस निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के बनाए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी 4 आ रहा है, इसलिए भाग 4 में हो गया डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक भैया, आगे 36 से 51। सर 4 से ही आपके 4A आता है कि सरकार ने तो अच्छी नीति बना के अपना कर्तव्य निभा दिया, हम जनता का भी कुछ कर्तव्य, इसलिए भाग 4 से 4A में हमारा कुछ मूल कर्तव्य, इसलिए सर 4 से ही 4A में आ गया मूल कर्तव्य। और सर 51 से 51A, 4 से 4 है, 51 से 51। सर भाग 5 में केंद्र सरकार पाँचों उंगली एक होकर के मुट्ठी बना ली, संघ बना ली। भाग 5 में केंद्र सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 5 में केंद्र सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 5 में केंद्र सरकार, 6 में राज्य सरकार। 5 में जो केंद्र सरकार उसका अनुच्छेद है 52 से 151 और राज्य सरकार का है 152 से 237। इसका बताएगा भाग 7 जो कि हो गया समाप्त 7वें संविधान संशोधन द्वारा। कहीं दिखाता हूँ आपको मैं, भाग 7 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त हो चुका है। तो भाग 7 निश्चित या समाप्त 7वें संविधान संशोधन 756 द्वारा, 238 समाप्त हो गया है। ठीक है सर, केंद्र सरकार राज्य सरकार 7 समाप्त, 5 6 7, 5 केंद्र सरकार, 6 में राज्य सरकार, 7 समाप्त। 8 में केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि वहीं का शासन देखना है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बाद हमें केंद्र शासित प्रदेश का सरकार देखना है, इसलिए भाग 8 हो गया केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी है ना, ये सब है, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब चीज़ें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक सर, 239 से 242, 238 के बाद 39 आता है, 39 4 42 है सर, याद रखिए। हाँ सर, 39 4 42, 39 3 42 होता है, 39 से 42 तक। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश खत्म। अब सर केंद्र शासित प्रदेश का और कहाँ प्रशासन होता है? सर प्रशासन होता है फिर हमारे गाँवों में, हमारे शहरों में, इसलिए सर भाग 9 आ गया। 8 में आ गया केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 में आ गया पंचायती राज, और भाग 9A में आ गया दोस्तों आपका नगरीय निकाय। तो भाग 9 और 9A पंचायती राज नगरीय निकाय। ठीक, अनुच्छेद 243 से 43O, 43 से 43P से ZG। सर आप इनको जब देख लिए तो भाग 10 में कहाँ का प्रशासन बचा? सर जो अनुसूचित क्षेत्र है, वो जनजाति क्षेत्र है, जहाँ सब जनजाति अपने हिसाब से प्रशासन चलाती है। हाँ सर, तो भाग 10 में आ गया अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक, आपका 244 से 44 से। सर भाग 11 में क्या 1 और 11 होता है, तो एक केंद्र है, राज्य है, दोनों के आपस में संबंध अच्छे हो गए। तो भाग 11 में 1 11 भाग संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। यस सर। अनुच्छेद सर आपका 245 से 63, 45 से 63। सर भाग 12 आ गया, क्या तेरे 12 बज गए, किसके? तेरे वित्त के, तेरे संपत्ति के, तेरे संविदाओं की 12 बज गए। तेरे वित्त की, तेरे संपत्ति की, तेरे संविदाओं के 12 बज गए। ऐसे याद करवाया था, याद कीजिए। हाँ सर, इसमें अनुच्छेद आ गया 264 से 300A, 264 से 300A। सर भाग 12 में 13 व्यापार कैसा चल रहा है? 13 व्यापार, सर भाग 13 में हो गया 13 व्यापार कैसा चल रहा है, इसलिए भाग 13 में व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो भाग 13 301 से 307, क्योंकि व्यापार शगुन का काम है, 301 रुपये शगुन से चालू करके 307 तक गया है। ठीक है, भाग 14 भाई, भाग 14 आ गया। भाग 14 में क्या है कि भैया मेरे को कुछ काम दो ना दो, मेरे को तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी दे दो या स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी दे दो, इसलिए भाग 14 में आ गया संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो मैं 14 पहर काम करने के लिए रेडी हूँ, ऐसा बोलते हैं। 308 से 323। ठीक, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323, 7 के बाद 8 आता है, 8 से 23 तक। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे भाग तीसरे टेबल का केवल 14 से, अब 14 पढ़े, अब 14 से 14 ही पढ़ लीजिए। सर भाग 14 में आ गया सर संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो 14A में आ गया सर आपका अधिकरण, अनुच्छेद 323 से A से 323A 323B। ठीक, हाँ क्लियर हो गई बातें? 323A 323B। देखिए भाई 14 में सर आपका 308 से 323 देखे, तो 14 से 14A हुआ, तो 323 से 300A और B निकल गया अधिकरण। तो भाग 14A अधिकरण 323A 323B। तो हो गया भैया आज हमको एक भाग, उसका नाम और उसका अनुच्छेद पढ़ना था, हम पढ़ लिए। मरे का स्टोर पढ़ लेते हैं सर। भाग 15 में सर भाग 15 10 5 15 में क्या बोले? 15 रुपये दूंगा निर्वाचन हो जान दे, क्या 15 में दूंगा निर्वाचन हो जान दे। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329A। देख निर्वाचन में 24 में है ना भाई, तो निर्वाचन
15 निर्वाचन 324 से 329 ए तक। चलिए भैया, आपको एक भाग, उसका नाम, उसका अनुच्छेद याद होना चाहिए। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 ए, 329 ए। क्लियर? चलिए, और यहीं तक ध्यान रखिए। अब हम आते हैं आज के कंटेंट के ऊपर, जहाँ से हमको आज क्लास चालू करना है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हम पढ़ रहे थे, जिसमें सर हम लोगों ने कार्यपालिक शक्तियाँ पढ़ ली थी। टोटल 7 शक्तियाँ होती है, एक नज़र दौड़ा लीजिए सर। कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियाँ, और आपका सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्तियाँ। तो कार्यपालिका, विषय विधायी, विषय वित्तीय, न से न्यायिक, न से राजनयिक, न से सैन्य और आपातकालीन शक्ति, 7 शक्तियाँ होती हैं, जिसमें हमने कार्यपालिक शक्तियाँ पढ़ ली हैं। कार्यपालिका शक्तियों को आपको एक मैं हिंट देता हूँ, जिससे आप कभी भी डाउट में नहीं रहेंगे। सर कार्यपालिका शक्तियाँ में कूट बना के दे देगा कि इनमें से कौन कौन सी शक्ति कार्यपालिका शक्ति में निहित है। तो मैं हिंट दे रहा हूँ सर, जहाँ भी आपका मंत्री शब्द मिले आपको, अर्थात सर मंत्री से ही मंत्रालय बनता है, सर मंत्री से प्रधानमंत्री बनता है, मंत्री से मंत्रिपरिषद बनता है, अर्थात मंत्री लोग ये क्या करते हैं सर? प्रशासन करते हैं, प्रशासन चलाते हैं। हाँ सर, ये तो कार्यपालिका का काम है ना। हाँ, प्रशासन का चलाना, अप्लाई करना, लागू करना। तो जहाँ आपका मंत्री या प्रशासन से जुड़ा कोई भी बात हो कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन देखता है, राज्य में राज्यपाल का कौन देखता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है अपने कार्यपालिक शक्तियों के तहत, है ना। दोस्तों सारे काम राष्ट्रपति के कार्यपालिक शक्तियों के अंतर्गत आ जाएंगे। चाहे लोगों की नियुक्ति करना हो, है ना सर। नियुक्ति में आप पढ़े थे, नियुक्ति में किसी किसकी नियुक्ति करते हैं सर? महान्यायवादी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, सीएजी की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य आपके यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की, है ना। और उसके बाद दोस्तों आपके अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी आयोग जिसको बोलते हैं, एसटी आयोग, एससी आयोग, ठीक है, और आपके वित्त आयोग, इन सब के अध्यक्षों की, सदस्यों की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति जी ही, आप देख चुके हैं। ठीक है भैया, तो याद रखिएगा। तो सारी नियुक्ति करना, भैया क्या काम नियुक्ति कर रहे हैं? भाई प्रशासन चलाने के लिए तो नियुक्ति कर रहे हैं। तो जहाँ भी प्रशासन से जुड़ा कोई बात हो या मंत्री से जुड़ा कोई बात हो, मंत्री मंत्रालय या उसका प्रशासन या कोई काम धाम, तो सब दोस्तों उसकी राष्ट्रपति जी की कार्यपालिक शक्तियों में आएंगे। ये बात हिंट इतना ही ध्यान रखिए। इसी चीज़ से आप तौल के देख लीजिएगा, क्या जो भी कूट में लिख के दिया है आपको पहचानने के लिए, क्या वो कहीं ना कहीं मंत्री मंत्रालय से या प्रशासन से जुड़ा है? हाँ, तो दोस्तों सीधा सीधा राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति का बात कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि आपको दे देगा अलग अलग इन सारी शक्तियों में से एक लाइन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियाँ हैं। तो आप समझ जाएंगे आसानी से, जहाँ भी मंत्री और प्रशासन से जुड़ा बात हो तो कार्यपालिका शक्तियाँ होंगी। याद रखिएगा ये बात, ये हिंट आपको बचाएगा। सर दूसरे नंबर पे भारत की विधायी शक्ति है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं भारत की विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, भारत बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति जी की विधायी शक्ति है। क्लियर? ओके, क्लियर सब दिख रहा है कि नहीं, चेक कर लूँ। हाँ सर, हम सबको सब क्लियर दिख रहा है। चलिए, राष्ट्रपति जी की विधायी शक्तियाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इसके अंदर जो पढ़ेंगे उसको पढ़ लीजिएगा, महसूस कीजिएगा कि आप राष्ट्रपति बनेंगे तो आपको ये शक्तियाँ होंगी। मगर याद रखिएगा, लास्ट में आपको दे सकता है बहुत सारा लाइन बना कि इनमें कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो सबका एक टाइटल हेडिंग भी ध्यान बैठा चलिएगा कि विधायी शक्तियों में आपने ये बिंदु पढ़ा है। ठीक, चलिए। भारत के राष्ट्रपति को संसद को आहूत करने अथवा सत्रावसान करने अथवा तथा लोकसभा का विघटन करने का दायित्व सौंपा गया है। तो इनकी विधायी शक्तियां था, ये विधि विधान में लिखा हुआ है कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो संसद को आहूत कर सकते हैं अथवा सत्र का अवसान कर सकते हैं, सत्र खत्म कर सकते हैं। क्या भाई आपका बजट सत्र खत्म, मानसून सत्र खत्म, सत्र अवसान करने, यही करेंगे सत्रों को खत्म। ठीक, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, लोकसभा के साथ विघटन शब्द याद रखिएगा, इन्हीं में शब्दों को घटा देता। लोकसभा का सत्रावसान, लोकसभा को आहूत, ऐसा नहीं दोस्तों, संसद को आहूत और अथवा संसद को सत्रावसान कर सकते हैं, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। ये सब करने का उत्तरदायित्व किनका है? राष्ट्रपति जी का है, उनकी विधायी शक्तियों के तहत। ज़्यादा समझ में आ गई उनकी विधायी शक्तियाँ? यस। देखिए क्या यहाँ पे कोई भी चीज़ मंत्री या प्रशासन से जुड़ा है? नहीं सर, ये तो आपके भाई इससे पब्लिक को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, ये आपके संसद स्तर पे काम हो रहा है। तो हाँ सर, ये उनकी विधायी शक्तियाँ हैं। और आगे बढ़िए, संसद की संयुक्त बैठक देखेंगे, सब आपको उसी स्तर पे बैठा हुआ दिखेगा, सब संसद और वहीं पे आपस वाला काम दिखेगा। संसद की संयुक्त बैठक, तो गतिरोध की स्थिति में
गतिरोध माने जब आपस में विरोध होता रहे। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं। जब गतिरोध उत्पन्न हो उस स्थिति में राष्ट्रपति जी संसद की संयुक्त बैठक को आहूत कर सकते हैं, मैंने बुला सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं। तो पूछता है क्वेश्चन कि संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति जी। संसद को संयुक्त अभिभाषण, देखिए बुलाते हैं ना, ये अध्यक्षता कौन करता है ये बात नहीं बोला है, दोनों अंतर चीज है। ये आहूत करते हैं, बुलाते हैं, आह्वान करते हैं कि आइए भैया लोकसभा राज्यसभा वाले मिल करके एक जगह बैठिए, संसद की संयुक्त बैठक करना जरूरी है। तो इसे बुलाते हैं, उस बुलाए हुए मीटिंग की अध्यक्षता नहीं करते हैं, दोनों अलग अलग चीज है। आइए, संसद को संयुक्त अभिभाषण, राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में, जो पहला सत्र होगा उसके प्रारंभ में भारतीय संसद को संबोधित भी करते हैं। तो पूछेगा संसद का संयुक्त अभिभाषण कौन देता है, तो संसद को संबोधित करते हैं, इसका मतलब संसद मिलके ही बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अर्थात यहाँ पे संसद को संबोधित कौन कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी। और संसद कौन कौन है सर, लोकसभा और राज्यसभा के सभी लोगों को संबोधित करते हैं। कब, जब आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में, तो प से प्रारंभ में, तो प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति जी संयुक्त अभिभाषण देते हैं, ये भारतीय संसद को संबोधित करते हैं। क्लियर रहेगा बात, याद रखिएगा, ये भी उनकी विधायी शक्तियों में आ गया। नियुक्तियां, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखितों की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पे मगर आप नियुक्ति किनकी देखेंगे, यहाँ नियुक्ति देखेंगे दोस्तों आप उनकी नहीं, मंत्रालय और मंत्रियों की और उस विभाग की नहीं देखेंगे, है ना, प्रशासकों की। यहाँ आप उसी संसद स्तर का सब चीज़ देखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं, भाई लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों कूट लाइन में, याद रखिएगा। ये सब उनकी विधायी शक्तियाँ हैं। पूछ लेगा लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा उनकी किस शक्ति के अधीन किया जाता है, उनकी विधायी शक्ति, कार्यपालक शक्ति, तो आप बोलेंगे उनकी विधायी शक्ति के तहत। राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद राज्यसभा के सभापति या उपसभापति की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो राज्यसभा के सभापति आपको पता ही है भैया, नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे, सभापति और उपसभापति के। आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त बैठक, अब जो हमने शब्द लिया उसको थोड़ा जान लेते हैं। आइए, संयुक्त माने जहाँ लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ में आ जाएं, ठीक। आइए, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति निम्न कारणों से बुलाता है। तो जो भी कारण है वो अनुच्छेद 108 में दिए गए हैं। मान लीजिए अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद थे 52 से 62 तक। अनुच्छेद 108 में भी जो संयुक्त बैठक बुलाने की राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, तो किन किन कारणों पर बुलाएंगे, तो कहीं ना कहीं 108 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 108 वो भी राष्ट्रपति जी से जुड़ गया ना। यस, तो आइए दोस्तों आप समझ लीजिए कि संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जी द्वारा ही बुलाया जाता है, बुलाते हैं, पर कुछ कारणों से। तो कारण कौन कौन से कारण हैं जिस कारण से वो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आप खुद राष्ट्रपति रहेंगे तो आपको पता होना चाहिए, इस केस में मैं संयुक्त बैठक बुलाऊंगा। आइए देखते हो कारण क्या क्या है। एक सदन पारित करे व दूसरा सदन मना कर दे, अर्थात कोई आपका प्रस्ताव, कोई बिल है जिसको एक सदन पास कर दिया है और दूसरा सदन मना कर दे रहा है, दोस्तों ऐसे में उस प्रस्ताव पे विचार करने के लिए दोनों को आपस में साथ में बैठा करके सलाह मशवरा करने के लिए, आप घर के पेरेंट्स होते, सोचिए आप और आपके भाई, आप भाई बहन है, दोनों बात नहीं कर रहे हैं, तो पापा आपके क्या करेंगे, अरे आपको भी बैठाएंगे, बेटा इधर आओ, बेटी इधर आओ, क्या दिक्कत है दोनों को, तो आप बताओगे बहन का चुगली करोगे, बहन आपका चुगली करेगी, फिर पापा दोनों की चुगली को समझा के शांत कर देंगे, क्या बोलेंगे, अरे दोनों भाई बहन ना साथ में खेलो, लो चॉकलेट लो, पैसा लो, जाओ चॉकलेट खाओ, खेलो, साथ में रहो, एंजॉय करो। हाँ, बस वैसे ही दोस्तों राष्ट्रपति जी भी जब किसी एक चीज़ पे सहमति नहीं बनती तो दोनों को सहमति करने के लिए दोनों की समस्या को आमने सामने रखिए ताकि उसका सॉल्यूशन निकल सके बात विचार से ही, इसलिए दोनों को संयुक्त बैठक बुलाते हैं। एक सदन पारित करे किसी प्रस्ताव को, दूसरा सदन मना करे तो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। फिर एक सदन पारित करे व दूसरा सदन 6 माह तक जवाब ना दे, ये सब याद रखिएगा, सब आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं आने वाले समय में। ये सब क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, आप दूसरी पुस्तकों में पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट ऐसे लाइन बना के नहीं मिलेगा जो आपके कूट में एग्जाम में देखने मिलने वाला सीधा। हाँ, तो एक सदन पारित करे और दूसरा सदन 6 माह तक जवाब न दे, जवाब नहीं दे रहा है, तो भी दोस्तों संयुक्त बैठक बुला सकते हैं राष्ट्रपति जी।
कि भैया तुम 6 माह से पारित क्यों नहीं कर रहे हो, चलो बताओ पहली सदन को, है ना। यस, एक सदन पारित करे, दूसरा सदन उसमें संशोधन कर दे और संशोधन पहले सदन को स्वीकार न हो, इस परिस्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो एक सदन उसको पारित कर दिया, मैंने मान लीजिए कोई नियम कानून बनाया, पारित कर दिया, दूसरे सदन में गया, वहाँ उसने उसमें बहुत सारी चीज़ बदलाव कर दिया, संशोधन कर दिया, और वो संशोधन जो मैंने पास करके भेजा था मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है, तब उस केस में भी संशोधन कर दे और संशोधन पहले सदन को स्वीकार न हो, इस परिस्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब देखिए, खुद आप राष्ट्रपति रहेंगे तो आपको सब पता होना चाहिए। क्या रखने वाली चीज़ बताइए, इसमें कुछ भी नहीं है सर। यह संयुक्त बैठक कॉमन हॉल में होती है। कॉमन हॉल मतलब भैया लोकसभा में भैया आपके 545 लोग बैठते हैं, उसका एक अलग होता है भवन, आपका राज्यसभा का अलग भवन होता है। हाँ सर, और जहाँ संयुक्त बैठक होता है वो एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ दोनों सदस्य साथ में बैठते हैं। ठीक है, तो भैया संयुक्त बैठक कॉमन हॉल में होती है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि लोकसभा संयुक्त बैठक बुलाते कौन है सर, संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति जी, और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर, दोनों अलग चीज़ है। कि मैंने बुला दिया कि यार तुम इधर बेटा, तुम भी इधर आओ, बेटी तुम इधर इधर बैठो, और फिर मैं क्या बोला, मम्मी को बैठा दिया, इन लोगों के बीच का समस्या तुम सॉल्व करो, मैं चला काम से। ये चीज़ बुलाता हूँ मैं बेटा बेटी को, भाई तुम क्या भी आपस में विवाद है, और अध्यक्ष को इसको बना दिया सॉल्व करने के लिए, मेरी मम्मी अपनी पत्नी को बना दिया, उनकी मम्मी को बना दिया ऐसे करके। ठीक, हालांकि मेरी कोई पत्नी है नहीं, मैं भी कुंवारा हूँ। ठीक है, चलिए भाई, और ना मेरे 20 बच्चे हैं, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, यह संयुक्त बैठक कॉमन हॉल में होती है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। ये अपने आप में क्वेश्चन है, याद रखिए कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा स्पीकर। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति जी। किन किन मामलों में बुलाते हैं आपको पता चल गया। यह बैठक लोकसभा में नियमों के अनुसार होती है, और ये बैठक लोकसभा के नियमों के अनुसार होती है, क्योंकि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं स्पीकर, वही इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, इसलिए जो बैठक है वो भी लोकसभा के नियमों के अनुसार होती है। ये क्वेश्चन आज तक नहीं बना, मगर अब बनेगा तो केवल आपसे बनेगा कि संयुक्त बैठक किनके नियमों के अनुसार होती है, लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों के। दोस्तों याद रखिएगा, संयुक्त बैठक लोकसभा के नियमों के अनुसार होती है। समझ में आया कि नहीं? बोला ना यार, ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना, जब देखेंगे तो आपको लगेगा केवल आपसे ही बनने वाला है। यदि लोकसभा संयुक्त बैठक की घोषणा के बाद विघटित हो जाती है, तो संयुक्त बैठक कर लिए हम लोगों ने, संयुक्त बैठक करवा दिया राष्ट्रपति जी ने, और लोकसभा की संयुक्त बैठक की घोषणा के बाद जब घोषणा हो गया, विघटित हो जाती है कौन, लोकसभा। संयुक्त बैठक की घोषणा हुई और सब लोकसभा भी विघटित हो गई, तो भी निर्धारित तिथि पर बैठक होती है, और उस बैठक में वही पुरानी लोकसभा शामिल होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अपने आप लाइन बना के देगा कि लोकसभा अगर संयुक्त बैठक की घोषणा के बाद अगर लोकसभा विघटित हो गई, तो फिर उस विवाद पर, उस प्रस्ताव पर चर्चा कब होता है, नई लोकसभा बनने के बाद संयुक्त बैठक होगी, या पुरानी लोकसभा बैठ करके उस पर चर्चा करेगी, उसी तिथि पे होगी कि बाद की तिथि पे होगी, 6 महीने बाद की तिथि पे होगी जब नई सरकार बने। कितना भी आपको घुमाने का कोशिश करेगा, आपको एक बात याद रखना है, क्या भैया, कि लोकसभा संयुक्त बैठक की घोषणा के बाद विघटित हो जाती है, तो भी निर्धारित तिथि पर बैठक होती है, और उस बैठक में वही पुरानी लोकसभा शामिल होती है। क्लियर? यस सर। और सर क्यों लोकसभा विघटित होती है, क्यों लिखा, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है मेरे दोस्त, इसलिए क्यों लोकसभा ही विघटन होता है, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता, इसलिए राज्यसभा शब्द उपयोग नहीं किया गया है। अब बताइए, मान लीजिए लोकसभा आप थे और राज्यसभा थे, आप दोनों के बीच विवाद था, तभी तो मैं संयुक्त बैठक बुला दिया, मैं राष्ट्रपति हूँ, मेरा इतना बड़ा ओहदा है भाई, मैंने संयुक्त बैठक बुला दिया लोकसभा राज्यसभा का, तो पहले मैंने घोषणा कर दी ना, उसके बाद लोकसभा विघटित हो रहे हैं, इसका मतलब मेरी घोषणा के बाद आप विघटित हो रहे हैं, इसका मतलब आप मेरी उस घोषणा उस तिथि पे, क्योंकि मैं इतने बड़े पद पे हूँ, तो मेरी बात की गरिमा रखने के लिए आप लोग आपस में बैठेंगे उस तिथि पे और करेंगे मीटिंग, ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए, बोला ना, आप खुद को जोड़िए, खुद को राष्ट्रपति महसूस कीजिए, तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है। अभी तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक हुई है, कितने बार, केवल 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 के केस में, ठीक, दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 के केस में। और सोचिए भैया, अगर दहेज प्रतिषेध विधेयक पर संयुक्त बैठक हो गई है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई इसका पक्षधर था, कोई ना कोई सभी पक्षधर था, है ना। मतलब कोई चाहता दहेज मिले, कोई चाहता दहेज ना मिले, है ना भाई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 1960 याद रखेंगे सर, किस पे संयुक्त बैठक हुई है,
संयुक्त बैठक केवल 3 बार हुई है, अपने आप में क्वेश्चन है, केवल 3 बार अपने आप में क्वेश्चन है। बोला हर एक स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट होगा जहाँ से क्वेश्चन बनेगा सब आपको बता दूंगा। संयुक्त बैठक टोटल कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। पहला दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 पर, फिर बैंक सेवा आयोग 1977 पर, आतंकवाद निवारण अधिनियम सन 2000 पर। तो 1960, 77, 2000, 60, 77, 2000, 60, 77, 2000, दहेज प्रतिषेध, बैंक सेवा, आतंकवाद निवारण, दहेज प्रतिषेध, बैंक सेवा, आतंकवाद निवारण, याद रहेगा? यस सर। दहेज प्रतिषेध विधेयक, बैंक सेवा आयोग, आतंकवाद निवारण अधिनियम, 60, 77, सन 2000, इन तीनों के केस में ही बस 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के साथ साथ वित्त विधेयक पर भी हो सकती है, अर्थात किसी भी साधारण विधेयक पर तो संयुक्त बैठक हो ही सकती है, साथ ही साथ वित्त विधेयक पर भी संयुक्त बैठक हो सकती है, मगर धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। किस पे? वित्त पे होती है मगर धन पे नहीं होती, याद रखिएगा। नाम निर्देशन की शक्तियां, अब इसको थोड़ा जान लेते हैं। ये भी किसमें है सर? आप देख लीजिए, सब आपकी विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की, है ना? संयुक्त अधिवेशन बुलाना, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक। सब भाई संबोधित करना, नए सत्र को विघटित करना, पुराने सत्र को, ये सब चीज़ आप देख लिए, ये सब उनकी विधायी शक्तियों में आ रहा है। लोकसभा स्पीकर को नियुक्ति करना, है ना, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति करना, लोकसभा के राज्यसभा के सभापति की नियुक्ति करना, ये सब दोस्तों आप क्या देख रहे हैं? राष्ट्रपति जी की विधायी शक्तियों में आ गए हैं। संयुक्त बैठक बुलाना भी, यस, प्रस्ताव पे आपका किस किस केस में संयुक्त बैठक बुला सकते हो भी आप देख लिए। अब उसी में देखिए उनकी विधायी शक्तियों में एक चीज़ और आता है, नाम निर्देशन की शक्तियाँ। अब इसको अच्छे समझिए। राज्यसभा, वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को नाम निर्देशित या मनोनीत करते हैं, अर्थात बोलते हैं ना कि हमें राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो वह दोस्तों वही तो 12 लोगों को नाम दे रहे हैं कि इन 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता हूँ मैं स्वयं राष्ट्रपति। ये बात भी उनकी विधायी शक्तियों में आता है। तो ये बात पूछ लेगा कि राज्यसभा में 12 लोगों, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 लोगों को, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 लोगों को, राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। यह राष्ट्रपति जी की किन शक्तियों के अधीन आता है? उनकी कार्यपालिक शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, ऐसा आपको दे देगा। याद रखिएगा सर, 12 लोगों को मनोनीत करना आपके उनके विधायी शक्ति के अधीन आती है। लोकसभा में भी आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये भी दोस्तों आपकी आती है, किस में आती है? उनकी विधायी शक्तियों में ही। मगर अभी ये नियुक्ति वाली, मनोनीत 12 और 2 14, ये मनोनीत सदस्यों वाली दोस्तों आपकी समाप्त हो चुकी है ना? ये एंग्लो इंडियन वाली में भी समाप्त हुई है ना? सब देख लेंगे उसको। चलिए, सांसदों की निर्भरताएं। राष्ट्रपति आवश्यक पड़ने पर सांसदों की निर्भरता के प्रश्न पर भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकते हैं। अर्थात कहने मतलब कि सांसद बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, किन किन शर्तों का पालन करना चाहिए, उस चीज़ पर वह राष्ट्रपति जी निर्वाचन आयोग से परामर्श ले सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं, है ना? कि यार देखो, पहले 8वीं पास था कि 8वीं पास आदमी सांसद बनेगा, एक काम करते हैं, भारत बहुत पढ़ा लिखा हो गया है, कम से कम 10वीं पास कर सकते हैं क्या? तो सलाह मशवरा कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं। तो सांसदों की योग्यताओं से जुड़ा हुआ परामर्श कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, किससे? निर्वाचन आयोग से। बात भी आप ध्यान रख लीजिए, आप खुद बोला, आप अपने आप को राष्ट्रपति बनाइए ना, आप महसूस कीजिए क्या फोन लगा के बात करें निर्वाचन आयोग से, यार निर्वाचन आयोग भाई, हालांकि हम मिल के बात करेंगे, एक परामर्श लेना तो तुमसे। हम लोग क्यों ना राष्ट्रपति जो संसद में जो सांसद बनते हैं लोग, इनको हम 8वीं पास था पहले, इनको हम कर देते हैं 12वीं पास हो या 10वीं पास हो, है ना? तो बहुत पढ़ा लिखा हो गया देश हमारा। बस तो परामर्श लेने का भैया, सांसदों की निर्भरता से जुड़ा परामर्श लेने का भी इनको ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर सांसदों की निर्भरता के प्रश्न पर भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करते हैं। कुछ विधेयकों को पूर्व स्वीकृति, वह कुछ प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने की सिफारिश या अनुमति प्रदान करते हैं, जैसे, याद रखिए फिर से, कुछ विधेयकों को पूर्व स्वीकृति प्राप्त होती है राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति जी की स्वीकृति पहले ही प्राप्त, मतलब राष्ट्रपति जी ने इस पे पहले ही हामी भर दी है। तो वह कौन कौन सी है भैया? देख लीजिए विधेयक। धन विधेयक, है ना? धन विधेयक पे राष्ट्रपति जी का
हमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, धन विधेयक पे उनकी पूर्व अनुमति में हो रहती है, पहले से उनकी अनुमति है, ऐसा मान के चलते हैं। किसी राज्य की सीमा का निर्माण या परिवर्तन, किसी राज्य का अगर आपको सीमा का निर्माण करना है, उसके सीमा में परिवर्तन करना है, तो दोस्तों ये काम संसद का है, संसद करती है। इसको भी मानते हैं कि राष्ट्रपति जी का इस पर पहले से ही सहमति है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले ये राष्ट्रपति जी के पास आती है, फिर राष्ट्रपति जी इसको भेजते हैं सदन में रखने के लिए। इसका मतलब राष्ट्रपति जी ने परमिशन दे दिया तब तो भेज रहे हैं ना सदन के पास रखने के लिए। हाँ, कुछ प्रकार के वित्तीय विधेयक, कुछ प्रकार के जो वित्तीय विधेयक है उन पे भी राष्ट्रपति जी की पूर्व स्वीकृति होती है। तो धन विधेयक, वित्त विधेयक, राज्य की सीमा और निर्माण परिवर्तन से जुड़े हुए विधेयक, इन सब पर राष्ट्रपति जी की पूर्व स्वीकृति मानी जाती है। वित्त विधेयक, धन विधेयक, सीमा परिवर्तन या सीमा निर्माण। अब देखिए आगे, अध्यादेश निर्मित करने की शक्ति, ये भी इनकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति जी की विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही आती है अध्यादेश निर्मित करने की शक्ति। संसद के एक या दोनों सदनों के सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। सर अध्यादेश मतलब क्या होता है? मान लीजिए कुछ जरूरी नियम कानून बनाना जरूरी है देश के लिए, और उस समय हमारे देश में संसद के एक या दोनों सदन के सत्र में नहीं है ना, मान लीजिए आपका लोकसभा सत्र में नहीं है या राज्यसभा के सत्र में नहीं है, तो भैया ऐसे में भाई देश के लिए जरूरी डिसीजन लेना, कोई अध्यादेश पारित करना है ना, कोई अध्यादेश, अधिक आदेश, भाई ऊपर अधिनायक से आया हुआ आदेश, तो नियम कानून कुछ बनाना जरूरी था, है ना भाई। तो अध्यादेश ला करके राष्ट्रपति जी अध्यादेश ला करके अपने सील साइन से वो नियम कानून को आपके पास कर सकते हैं, मगर पास होने के बाद फिर लोकसभा जब नया सत्र आएगा तो वहाँ पर उस पर चर्चा वर्चा होती है, ठीक। मगर आपको उस समय जब आपकी ये लोकसभा और राज्यसभा संसद के एक सदन या दोनों सदनों के सत्र में नहीं है, तब राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो राष्ट्रपति जी अध्यादेश कब जारी करेंगे? जब संसद का कोई एक सत्र या संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन ही, लोकसभा चाहे राज्यसभा में कोई एक या दोनों ही सत्र में न हो, तब राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्योंकि जब संसद है तब तो अपना काम कर ही लेगी, वो संसद के माध्यम से अध्यादेश पारित होगा। यस, अगर नहीं है तो पास कर सकते हैं। संसद में रिपोर्ट रखना, भारत के राष्ट्रपति संसद के समक्ष कुछ रिपोर्ट भी रखते हैं। ये रिपोर्ट्स निम्नलिखित से संबंधित होते हैं। ये बात याद रखिए, नया क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बनेगा और आपको देखने मिलेगा। संसद कुछ रिपोर्ट भी रखते हैं राष्ट्रपति जी। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट राष्ट्रपति जी रखते हैं, बनाते भले ही आपके सीएजी जी हैं, मतलब रिपोर्ट रखते कौन है? रिपोर्ट रखते हैं भैया राष्ट्रपति जी। संघ लोक सेवा आयोग के रिपोर्ट, सर इसको बनाते भले ही आपके संघ लोक यूपीएससी के लोग हैं, सदस्य अध्यक्ष हैं, और उसको रखते कौन है संसद सदन में? तो राष्ट्रपति जी। क्योंकि आप गौर करेंगे कि इन सब की नियुक्ति कौन कर रहे थे? इन सब की नियुक्ति ही राष्ट्रपति जी कर रहे थे, तो भैया वो रिपोर्ट तो राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे ना। जैसे मैं आपको आपके यहाँ नौकरी पर रखा हूँ, अपने यहाँ नौकरी पर रखा हूँ, तो आप मेरे को तो मालिक मानोगे ना, बस वैसे ही। तो आप हर एक चीज़ का हाल चाल मुझे तो बताओगे ना, फिर मुझे देख रहे उसको मैं कहाँ बताऊँ। वित्त आयोग, वित्त आयोग के भी आप अध्यक्ष देखे थे, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो अब जितने उधर पीछे पड़े थे नियुक्ति वाले, वो सब दोस्तों इनको ही रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति जी को, फिर राष्ट्रपति जी इसको संसद के समक्ष रखते हैं। क्लियर? आइए, राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 123 में है। क्लियर हो गई बात? हाँ सर। जैसे सर राष्ट्रपति जी से जुड़ा, फिर आपको रिपीट करते हैं, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ अनुच्छेद सर आपका 52 से लेके 62 तक तो आप पढ़े ही हैं सर। फिर आप क्या पढ़े? पीछे पढ़े सर 108, जिसमें आप देखिए सर संयुक्त बैठक वाला। हाँ सर, संयुक्त बैठक वाला। अच्छा देखिए, जो आप बोल देखिए सर क्या कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो राष्ट्रपति जी के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 1, 2, 3, 1, 2 का 3, 4, 2 का 1 ऐसा वाला। तो 1, 2, 3 के तहत वो आपके अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 123 के तहत ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत ही संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत ही वह परामर्श ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो पूछता है राष्ट्रपति जी का अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 123 में है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति जी की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 123। जब कानून बना, बोले जब कोई कानून बनाना हो, जब कोई कानून बनाने की स्थिति न हो, तब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के अध्यादेश, तब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से कानून बनवाती है। अर्थात कहने का मतलब भाई, अगर सदन में सत्र में कोई है नहीं, सत्र में लोकसभा नहीं है, राज्यसभा नहीं है सत्र में, और उस समय कोई कानून बनाना जरूरी है, तब जो मंत्रिपरिषद है ना भाई, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र आप देखते हैं ना, या सर विंटर सत्र, 3 हमारे यहाँ सत्र होते हैं सर, 3 हमारे यहाँ होते हैं,
है ना। BMW बोलते हैं बजट सत्र, आपका M से मानसून सत्र और W से तो विंटर सत्र है ना भाई। तो सब सत्र जो है दोस्तों, इन सत्रों के बीच में गैप है। तो इन सत्रों के बीच में अगर कभी कोई नियम कानून बनाना हो तो जो मंत्रिपरिषद होगी वो मंत्रिपरिषद वो कानून लागू करवाने के लिए राष्ट्रपति जी के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से वो लागू करवा सकती है, वो कानून बनवा सकती है। जब कानून बनाने की स्थिति न हो, क्योंकि सत्र में नहीं है कोई एक सदन या दोनों सदन, तब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत उनका उपयोग करवा के उसके माध्यम से कानून बनवाती है। हालांकि जब सत्र में फिर से आएगी सदन तो संसद के पटल पे इसको रखना जरूरी होगा, इस कानून को। चलिए, यदि दोनों सदन उपस्थित है तो अध्यादेश जारी नहीं होगा, याद रखिए। अगर लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है तो राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों जब है सत्र में तो भाई वो दोनों ही सलाह परामर्श करके अपना वो नियम कानून पास करेंगे ना। यस सर। तो यदि दोनों सदन उपस्थित हैं तो अध्यादेश जारी नहीं होगा, लेकिन यदि दोनों उपस्थित नहीं है या कोई एक भी उपस्थित नहीं है तो ही अध्यादेश जारी हो सकता है। तो अध्यादेश बस कब जारी होगा, जब दोनों मिसिंग हो या दोनों में से कोई एक भी मिसिंग हो, लोकसभा या राज्यसभा में से दोनों मिसिंग हो, दोनों भाई आपके क्या आपके उपस्थित ना हो, है ना, सत्र में, या कोई एक मिसिंग हो, तभी दोस्तों आपके अध्यादेश का प्रयोग होगा। दोनों जब सत्र में हो तब दोस्तों खुद ही नियम कानून बना लेंगे, चेक कर लेंगे, पास कर देंगे, तो उस समय राष्ट्रपति जी की जरूरत नहीं है। एकदम कॉमन सेंस की बात है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं याद करने वाला बात। आइए आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश की समय सीमा, आप देखिए अध्यादेश जो उस समय पास हो गया, जब कोई सत्र में नहीं था तो अध्यादेश पारित हो गया, पास हो गया, आर्टिकल 123 का प्रयोग करके मंत्रिपरिषद ने करवा लिया राष्ट्रपति जी से। तो अध्यादेश की समय सीमा 6 माह तक होती है, वो अध्यादेश 6 माह तक ही लागू होगा। सत्र के बीच में जो समय अंतराल होता है वह लगभग 1.5 माह का होता है। तो एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में लगभग 1.5 माह का अंतराल होता है, लेकिन वह अंतराल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। तथा लोकसभा में की पहली बैठक से 6 सत्र, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या कि भैया जो भी अध्यादेश पारित हुआ उसका असर केवल 6 माह तक रहेगा। 6 माह के बाद वो अध्यादेश ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में केवल 1.5 माह तक ही मैक्सिमम गैप होता है ना। और वो गैप एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में कभी भी वह गैप जो 1.5 माह का होता है वो कभी भी 6 माह से अधिक का नहीं हो सकता। 6 माह से अधिक का नहीं है, इसका मतलब कि 6 माह से पहले ही एक सत्र के बाद दूसरा सत्र चालू हो जाएगा। तो जो नियम मैंने अध्यादेश जो जारी करके कानून पास कर दिया था उसका कार्यकाल 6 माह तक ही है, क्योंकि 6 माह तक ही काम करेगा। 6 माह बाद ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही उस पर चर्चा करने के लिए, परिचर्चा करने के लिए संसद का नया सत्र आ जाएगा, और संसद का नया सत्र चाहे तो जो अध्यादेश पारित हुआ है उसको खत्म भी कर सकता है, उसको जारी भी रखवा सकता है। ठीक, चलिए, तो अध्यादेश की समय सीमा 6 माह होती है। 6 माह बाद वो ऑटोमेटिक पुनः खुद से ही समाप्त हो जाता है कोई भी अध्यादेश। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है घुमा के पहले। और सत्र के बीच में जो समय अंतराल होता है वह लगभग 1.5 माह होता है। तो 1.5 माह होता है भैया एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में, तो 6 माह तक वो इफेक्टिव हो, उससे पहले ही सत्र आ जाएगा। यस, लेकिन वो अंतराल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा की पहली बैठक से, अब लोकसभा बैठक में आ गई, सत्र में आ गई, यस, तो पहली बैठक से 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को पारित कराया जाना आवश्यक होता है। अर्थात जब लोकसभा वापस दूसरे सत्र, मान लीजिए बजट सत्र खत्म, अब मानसून सत्र में लोकसभा आ गई, जैसे ही लोकसभा सत्र में आ गई मानसून सत्र में, तो उसके 6 सप्ताह के भीतर लोकसभा की सभा की पहली बैठक से 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को लोकसभा से पारित कराना जरूरी है, पारित कराया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा 6 माह प्लस 6 सप्ताह, मतलब वही यह ऐसा बनाता है ना, लेके दे देता है आपको। हाँ, 6 माह प्लस 6 सप्ताह अर्थात 7.5 माह हो सकती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसी अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा कितनी हो सकती है। तब तक भाई वो 6 माह तक तो ऐसे ही वो लागू रहेगा, और संसद का सत्र आने के बाद 6 सप्ताह तक, अब 6 सप्ताह तक और उसका समय मिल सकता है। तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह आप जोड़ेंगे तो 6 माह में 4 सप्ताह जोड़ के 1 माह हो गया, तो 7 माह, और 2 सप्ताह बचा मैंने आधा, तो इसलिए 7.5 माह अधिकतम हो सकती है। तो पूछ सकता है कि भैया अध्यादेश की समय सीमा कितना होती है? 6 माह होती है। मगर अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा 7.5 माह हो सकती है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि होती कितनी है? 6 माह, और हो कितनी सकती है अधिकतम? 7.5 माह। 6 माह बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है।
सत्र के लोकसभा सत्र माने कि उसके 6 सप्ताह के बाद ही 6 सप्ताह के अंतर्गत ही उसको पारित करवाना आवश्यक है। अर्थात अगर आप 6 सप्ताह के अंतर्गत अगर पारित नहीं करवाते हैं उस अध्यादेश को जो पहले से लागू था, तो वह अध्यादेश ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाती है, वह कानून ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाती है। तो 6 सप्ताह के अंदर पास कराना भी आवश्यक है, नहीं तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी वह कानून। मान लीजिए कि लोकसभा उसको देखी नहीं थी तो ऑटोमेटिक ही 6 सप्ताह बाद वो खत्म हो जाएगी, है ना। वो अध्यादेश को कानून ऑटोमेटिक ही 6 सप्ताह बाद खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गई, हर एक बात समझ में आ गया ना? यस। आइए, ये पूरा बहुत सारा क्वेश्चन का भंडार है दोस्तों, ये समझाया भी हूँ आपको, ध्यान भी रखना है और आगे भी पढ़ना है। आइए, मेरे शिक्षक भर्ती वाले आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर। एंग्लो इंडियन, बी आंग्ल भारतीय। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उस पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः लौटा सकता है, पुनः स्पष्टीकरण की मांग सकता है, अनुमति देगा, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। दोस्तों, जब दोबारा लौटा दिया लोकसभा ने तो अनुमति देना ही होगा राष्ट्रपति जी को। जैसे मैं राष्ट्रपति हूँ, लोकसभा ने मेरे पास कोई आपका विधेयक मेरे पास भेजा, लीजिए भाई पारित हो गया है, आप साइन कर दीजिए। मैं उसको पढ़ा, मेरे को लगा यार कि नहीं ये गड़बड़ लग रहा है भाई, तो मैं बोलता हूँ यार वापस इसको लोकसभा ले जाओ, तो उनको बोलो कि इसमें गड़बड़ है, ये चीज़ों को सुधार लें, एक बार इस पर विचार कर लें। तो उसके वापस लोकसभा में जाता है, लोकसभा चाहे तो मेरी बात को मान करके उस पर सुधार करती है तो ठीक, और अगर नहीं चाहती, बोलती कि नहीं जैसा था वैसा ही रहेगा, अब आप पास कीजिए, वापस मेरे पास भेज देती है, तो अब मुझे किसी भी हाल में उस पर साइन करके पास करना होगा। सुना गया बात? क्लियर? तो जब पूरा लोकसभा उस पूर्वक पास करके राष्ट्रपति को भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देंगे ही। क्लियर? दोबारा उसको ना लौटा सकते हैं ना कुछ नहीं कर सकते, आपको अनुमति देना ही होगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? देखिए बोला था ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन सा अधिकार है? भैया उनकी विधायी अधिकार है, विधायी शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, व्यक्ति शक्ति है। सर्वा उनकी विधायी शक्ति है, जैसा कि आप अभी मेरे से पढ़े हैं। अब आते हैं दोस्तों आपके अगले हिस्से पर। राष्ट्रपति जी की हमने कार्यपालक शक्तियाँ पढ़ ली, राष्ट्रपति जी की हमने आपकी विधायी शक्तियाँ पढ़ ली। अब हम तीसरे हिस्से पाएंगे राष्ट्रपति जी की क्या आपकी, वे पूछ सकते हैं संयुक्त बैठक राष्ट्रपति जी की कौन सी शक्ति के अंतर्गत आती है? संयुक्त बैठक बुलाना, वो भी विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है ना, याद रखिए। अध्यादेश जारी करना वो विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है, ठीक है, ये बात सब ध्यान रखेंगे। चलिए, परामर्श मांगना, सांसदों की अर्हताएं योग्यताएं से जुड़ा परामर्श मांगना निर्वाचन आयोग से भी उनकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है, ये बात सब ध्यान रखिएगा। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति की नियुक्ति करना विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। अध्यादेश जारी करना भी आती है, सब आती है। सर आपके कार्यपालक शक्ति हमने पढ़ लिया, सर राष्ट्रपति जी की हमने आपकी विधायी शक्ति पढ़ लिया। अब आपका आता है दोस्तों तीसरा हिस्सा, राष्ट्रपति जी की वश विधायी शक्ति, वश वित्तीय शक्ति, तो तीसरा आ गया विषय वित्तीय शक्ति। ठीक, याद रखेंगे। चलिए, तो धन विधेयक, धन विधेयक लोकसभा में धन विधेयक पर याद करेंगे क्या? सर संयुक्त बैठक, धन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, कैसे काट रहा हूँ बार बार, धन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, याद रखेंगे, है ना। आपको पीछे पढ़ाया था किन किन मुद्दे बुलाएंगे। वित्त पे आप बुला सकते हैं भैया, तो मैं दिखाता हूँ आपको क्लियर कट, ताकि आपको ध्यान रहे कि संयुक्त बैठक केवल देखिए, क्योंकि इस पे पहले से स्वीकृति होती है, तो राष्ट्रपति जी के किन किन मुद्दे पर पहले स्वीकृति होती है? धन विधेयक पर, राज्य के सीमा निर्माण वाले पर और वित्तीय विधेयक पर, है ना, याद रखेंगे। कहाँ गयो? यहाँ लिखा है, देखिए ध्यान रखिएगा, कुछ प्रकार के वित्तीय विधेयक लिखा है ना, इसका मतलब सारे वित्तीय विधेयक का बात नहीं कर रहा है ना। तो वहाँ पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन मत होइएगा, कुछ प्रकार के बात कर रहा है, कुछ पे भैया उनकी पूर्व स्वीकृति नहीं होती है ना।
इनका रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी उनका भी वो है, विधायी शक्ति है। चलिए छोड़िए, हो गया। आते हैं तो भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब सर राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियाँ, तो धन विधेयक, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर आपको धन विधेयक लाना है तो आपको पहले से ही पूर्व अनुमति लेनी होती है धन विधेयक लोकसभा में लाने से पहले ही राष्ट्रपति जी की, और जब राष्ट्रपति जी ने उसमें पहले से अनुमति दे दी है, इसीलिए संयुक्त बैठक धन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता है। वार्षिक बजट की प्रस्तुति, ठीक, याद रखेंगे राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्ति क्या क्या है कि राष्ट्रपति जी अपनी धन विधेयक पर पूर्व अनुमति देते हैं, अर्थात धन विधेयक लाने से पहले ही पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति जी के। वार्षिक बजट की प्रस्तुति, वह केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखते हैं, तो सेंट्रल बजट को संसद के समक्ष रखते हैं कौन? राष्ट्रपति जी। ये भी उनकी वित्तीय शक्तियों के अधीन ही आता है। वार्षिक बजट की प्रस्तुति भी उनकी वित्तीय शक्ति के अंतर्गत ही आता है। भारत की आकस्मिक निधि का प्रशासन, भारत की आकस्मिक निधि को भारत के राष्ट्रपति के समग्र नियंत्रण में प्रशासित की जाती है। तो भारत की जो भी आकस्मिक निधि है ना, आकस्मिक कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सब कोई उसके लिए जो पैसा फंड है उस पैसे खर्च कहाँ कर रहे हैं, तो भारत की आकस्मिक निधि को भारत के राष्ट्रपति के समग्र नियंत्रण में प्रशासित की जाती है, उनके नियंत्रण के अंतर्गत ही उससे खर्चा किया जाता है। चलिए, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यकता होती है? भैया राष्ट्रपति की, ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं? साधारण विधेयक को, गैर सरकारी विधेयक को, धन विधेयक को? सर आंसर स्पष्ट है आपको बहुत अच्छे से। सर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, क्यों? क्योंकि भैया धन विधेयक लाऊं वही मैं आपसे पूछ करके, जब आप पहले ही बोले कि हाँ बेटा ये धन विधेयक सही है, अब तुम इसको संसद के पटल पे रखो, तो मैं उनसे पूछ करके लोकसभा में रखा, फिर पास राज्यसभा में रखा, पास करके उनके पास दिया, लीजिए अब साइन कर दीजिए। तो जब हम पहले ही परमिशन दे दिए तो वापस किस आधार को काट के मेरे पास भेजेंगे? इसलिए राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते? तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते राष्ट्रपति जी, याद रहेगा। यस सर। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? अप्रत्याशित मतलब जो अचानक से उम्मीद नहीं था, अप्रत्याशित खर्च। भारत की समेकित निधि से, केंद्र सरकार का अनुदान से, संघ सरकार की सहायता निधि से, आकस्मिक निधि से? तो राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च, जो अचानक से वो खर्च आ गया हो सामने, उसके लिए धन दे सकते हैं? तो आंसर दोस्तों आपका आकस्मिक निधि से, क्योंकि बोला था आकस्मिक निधि का सारा प्रशासन राष्ट्रपति जी के नियंत्रण में ही होता है। ठीक, चलिए, अचानक से, आकस्मिक मतलब अचानक से वो परिस्थिति सामने आ गई, अचानक से बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, भूकंप आ गया, नुकसान हो गया, है ना, इस तरीके से। ठीक, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई भी आकस्मिक स्थिति आ सकती है, उसके लिए आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति जी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं। क्लियर बात है? तो भाई आप क्या क्या सीखे सर? हमने पढ़ लिया राष्ट्रपति जी का कार्यपालक शक्ति, हमने पढ़ लिया राष्ट्रपति जी का आपका विधायी शक्ति, हमने राष्ट्रपति जी का पढ़ लिया वित्तीय शक्ति। तो ध्यान रखेंगे इन सब बातों का, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। हर एक लाइन जो बोला हूँ अपने आप में क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ हर एक स्लाइड में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, हर एक चीज़ आपको बताया हूँ, इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, और कुछ चीज़ें सबको ध्यान रखिएगा। जो काला काला हेडिंग लिखा है, संसद में रिपोर्ट रखना, अध्यादेश निर्मित करने की शक्ति, है ना, नाम निर्देशन की शक्ति, संसदों की निर्भरताएं, कुछ विधेयकों पर पूर्व स्वीकृति होती है उनकी, धन विधेयक, ये सब पहले पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये सब उनकी विधायी शक्ति में आती है। केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। दहेज प्रतिशत विधेयक, बैंक सेवा, आतंकवाद निवारण अधिनियम, याद रखेंगे 6077 2000। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के साथ साथ वित्त विधेयक पर भी हो सकती है, लिखा हुआ है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। ठीक, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत होती है ना। किन के केस में बुला सकते हैं? 3 केस लिखा हुआ है, उसका जानकारी भी दिया हुआ है, कॉमन हॉल में होती है। यस, तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाना, संसद का संयुक्त अभिभाषण देना, नियुक्तियां करना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इन सब की, ये सब उनकी विधायी शक्तियों में आता है, तो आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए भाई, ठीक, देख लेते हैं क्लियर दिख रहा है कि नहीं आपको। क्लास समाप्त होता है फिर।
तो वही चलिए, आज आपका क्लास समाप्त हो गया। आपने राष्ट्रपति जी की कार्यपालक शक्तियाँ, राष्ट्रपति जी की विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियाँ देख ली। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद और चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। फिलहाल आज की क्लास को मेरे पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद। और याद रखिएगा, जो पढ़ा रहा हूँ उसको उसी अनुसार पढ़ते चलिए, उनसे ही आपके क्वेश्चन घुमा घुमा के बनेंगे। ठीक, चलिए, आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मैं दुआ करता हूँ आप सबके लिए। तो चलिए भैया, लेते हैं आप सबसे अलविदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद। तो क्लास को शेयर कीजिए भाई।